हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। दिस इज ओपी गुप्ता, योर मैथ मेंटर ऑन दिस ब्यूटीफुल चैनल ऑफ योर्स दैट इज मैथमेटिशिया बाय ओपी गुप्ता. सो आई वेलकम यू ऑल टू द डिस्कशन ऑफ VTS नंबर 4 फॉर क्लास 11th. चलिए आज मैं आपको दिखाता हूँ कि टॉपिक क्या होने वाला है. तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे बच्चों, आज का टॉपिक यानी रिलेशंस एंड फंक्शन, इसके ऊपर हम लोग अपना टेस्ट डिस्कस करने वाले हैं. इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि टेस्ट नंबर 1 से लेकर टेस्ट नंबर 3 ऑलरेडी डिस्कस हो चुके हैं, जो कि चैप्टर 1 यानी सेट्स थ्योरी के ऊपर थे. अगर आप लोगों ने वो टेस्ट भी अभी तक नहीं देखे हैं देन डोंट वरी, आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना है. टेस्ट नंबर 1, 2 एंड 3 के भी लिंक आपको मिल जाएंगे. ठीक है बच्चों. मोर ओवर ये सभी टेस्ट मैं टाइम टू टाइम अपने टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करता रहता हूं. अगर आप लोग भी टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, ग्रुप को ज्वाइन कर लेना. ठीक है बच्चों. मोर ओवर अगर आप लोग अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करना चाहते हैं, सुपर स्ट्रॉन्ग प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो हमारी मैथ मिशन सीरीज की बुक्स परचेज कर सकते हैं, जो कि स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कि ये बुक आपको फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगी. और फ्लिपकार्ट का भी डायरेक्ट लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. ठीक है बच्चों. चलिए आगे बढ़ते हैं जरा, और फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस क्वेश्चन का जवाब यस में कन्वर्ट कर दो. ठीक है बच्चों. चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर लेना, ताकि हर इंपॉर्टेंट वीडियो की अपडेट आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहे और आप लोग कोई भी वीडियो मिस ना कर पाएं. ठीक है बच्चों. मोर ओवर इस वीडियो को लाइक करके अपने सभी क्लासमेट्स को भी शेयर कर देना, आपका सपोर्ट बहुत जरूरी है. ठीक है बच्चों. चलिए फाइनली अपने टेस्ट का सॉल्यूशन स्टार्ट कर लेते हैं. तो ये रहा बच्चों टेस्ट नंबर 4. जैसा कि आप टॉपिक देख पा रहे होंगे, रिलेशंस अ बेसिक इंट्रोडक्शन. तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने टेस्ट का सॉल्यूशन. यहाँ पर आपको 5 क्वेश्चन मिलने वाले हैं, जो कि 1 नंबर के हैं, फिर 2 मार्कर्स भी आएंगे, 3 मार्कर्स भी आएंगे. ठीक है बच्चों. स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 1 से. तो यहाँ पर क्या बोला हुआ है, if 2x + y, 11 is equal to 1, 3x - y, यानी ये वाला एक ऑर्डर्ड पेयर है, ये भी एक ऑर्डर्ड पेयर है, दोनों इक्वल हैं, तो आपको x - y की वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला गया है. तो यहाँ पर सबसे पहले बाय द डेफिनेशन ऑफ इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स, दोनों ही ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट कंपोनेंट्स को मैं इक्वेट कर दूंगा. तो यहाँ पर देखो फर्स्ट कंपोनेंट और यहाँ पर देखो फर्स्ट कंपोनेंट. अब दोनों ही ऑर्डर्ड पेयर के सेकंड कंपोनेंट को भी इक्वेट करूंगा. तो यहाँ पर 11 और यहाँ पर 3x - y. तो चलो 3x - y को 11 के इक्वल रख दो. अब इन दोनों इक्वेशंस को मैं सॉल्व करने वाला हूँ. सो लेट मी राइट सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड. अब इनको सॉल्व करने के लिए बस चुपचाप ऐड कर दो. जैसे ही ऐड करोगे तो यहाँ पर बनेगा 5x = 12. तो यहाँ से आपको x की वैल्यू मिल जाएगी 12/5. ठीक है बच्चों. अब x की वैल्यू को पुट कर दो फर्स्ट इक्वेशन में, तो यहाँ से आपको y भी मिल जाएगा. y क्या मिलेगा, 1 - 2x. ठीक है बच्चों. सो दैट मीन्स ये बनेगा 1 - 2 × x, यानी ये हो जाएगा 24/5. अगर आप एलसीएम लेंगे तो ये बनेगा 5 - 24, यानी माइनस का 19/5. ये आपको y की वैल्यू मिल गई, लेकिन आपको x - y निकालने के लिए बोला गया है. तो ये रहा x - y, यानी x की वैल्यू ये रही, माइनस y यानी ये हो जाएगा -19/5. दैट मीन्स ये बन जाएगा 12/5 + 19/5. तो यहाँ पर आप एलसीएम लेंगे, डिनोमिनेटर में तो 5 ही रहेगा, न्यूमरेटर में ये दोनों चुपचाप से ऐड हो जाएंगे. मतलब क्या बनेगा, 31. एक बार चेक करके देखो आपको मेरी बात समझ में आई या नहीं आई बच्चों. ठीक है. तो क्वेश्चन 1 का सॉल्यूशन आपके सामने आ चुका है. चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ. क्वेश्चन 2 में क्या बोला हुआ है बच्चों, यहाँ पर आपको एक सेट P दे रखा है. P की वैल्यू क्या है, x सच दैट x = a + 1. और यहाँ पर a के ऊपर क्या कंडीशन है कि a जो होगा वो -2 से बड़ा होगा लेकिन 1 से छोटा होगा, सच दैट इट इज़ एन इंटीजर. सो इसका मतलब a की वैल्यू क्या होगी, -2 से बड़ा इंटीजर, यानी -1 और 0, क्योंकि 1 से छोटा भी तो होना है. तो a की वैल्यू ये हो जाएगी. सो दैट मीन्स यहाँ पर सेट P क्या मिलेगा, देखो यहाँ पर सेट P का एलिमेंट x है, लेकिन x का मतलब है a + 1. चलो a की वैल्यू को पुट करो. a की वैल्यू -1 होगी तो x की वैल्यू 0 मिलेगी. a की वैल्यू 0 पुट करोगे तो x की वैल्यू 1 मिल जाएगी. मतलब आपको सेट P इस तरीके से मिलेगा. ठीक है बच्चों. अब इसके बाद आपको फाइंड क्या करना है,
पी क्रॉस पी, जिसे आप लोग पी क्यूब भी कह सकते हो, आपको ये फाइंड करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं क्या फाइंड करूँगा, मैं सबसे पहले फाइंड करूँगा पी क्रॉस पी, है ना। तो पी क्रॉस पी के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये रहा 0,1, इसका मुझे क्रॉस लेना है 0,1 के साथ ही। तो चलो काम शुरू करो। तो यहाँ पर आपको मिलेगा, देखो 0,0, यानी यहाँ पर जो पहला एलिमेंट है उसका पेयरिंग इस सेट के हर एक एलिमेंट के साथ कर दो। तो चलो काम शुरू करते हैं। 0,0 फिर 0,1, ठीक है बच्चों। अब पहले वाले सेट में जो दूसरा एलिमेंट है उसका पेयरिंग भी यहाँ पर सभी एलिमेंट्स के साथ कर दो। दैट मीन्स ये बनेगा 1,0 और फिर उसके बाद 1,1, बस यही पेयर्स बनेंगे। तो यहाँ पर अपना ब्रैकेट बंद करो, इसको मैं ज़रा रब कर देता हूँ। चलो, तो यहाँ से आपको पी क्रॉस पी मिल चुका है। देयरफॉर जब आप पी क्रॉस पी यानी पी क्यूब निकालने जाओगे, सो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले पी क्रॉस पी की वैल्यू पुट करो, यानी ये बनेगा 0,0, फिर है आपका 0,1, फिर है आपका 1,0, फिर है आपका 1,1। ठीक है बच्चों, ये तो मैंने पी क्रॉस पी की वैल्यू पुट की। अब इसका क्रॉस करेंगे सेट पी के साथ, तो सेट पी तो ये रहा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर पहला एलिमेंट, इसका पेयरिंग यहाँ के सभी एलिमेंट्स के साथ, फिर यहाँ पर दूसरा एलिमेंट, इसका पेयरिंग यहाँ के सभी एलिमेंट्स के साथ, सिमिलरली तीसरे एलिमेंट का पेयरिंग और चौथे एलिमेंट का पेयरिंग भी कर देंगे। चलिए काम शुरू करते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा देखते हैं बच्चों। यहाँ पर 0,0,0, ठीक है, फिर 0,0,1, इसके बाद फिर आपका 0,1,0, फिर 0,1,1, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर 1,0,0, फिर 1,0,1, फिर ये लास्ट वाला एलिमेंट यानी 1,1,0, फिर आपका आएगा 1,1,1। ठीक है, एक बार चेक कर लो यहाँ पर जो भी एलिमेंट्स मैंने लिखे हैं आपको समझ में आए या नहीं। इन सभी को वैसे क्या बोलते हैं बच्चों, इनको अब हम ऑर्डर्ड पेयर नहीं बोलेंगे, इनको बोलते हैं ऑर्डर्ड ट्रिपलेट, इनको बोलते हैं ऑर्डर्ड ट्रिपलेट। ठीक है ना। तो फिलहाल मेरा आंसर आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया है। ठीक है, आगे चलें, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन 3 में हमसे क्या बोला गया है बच्चों, लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 6, ये एलिमेंट्स हैं सेट ए के। लेट आर बी द रिलेशन ऑन द सेट ए, इसका मतलब आर एक रिलेशन है सेट ए के ऊपर, देखो ऐसे। ठीक है, और ये डिफाइंड कैसे है, ए कोमा बी जो ऑर्डर्ड पेयर है उसमें एलिमेंट ए और एलिमेंट बी सेट ए में से बिलोंग करेंगे, सच दैट बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ए। मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो ऑर्डर्ड पेयर आएगा ना ए कोमा बी, इसका जो सेकंड एलिमेंट यानी बी है ये ए से पूरा डिवाइड होगा। और ये तो कहने की बात है नहीं कि ए और बी दोनों एलिमेंट सेट ए में से ही आएंगे, इसका मतलब ए की वैल्यू और बी की वैल्यू सेट ए के एलिमेंट्स यानी 1 2 3 4 6 इनमें से कुछ भी हो सकती है। तो यहाँ पर मुझे इसका रोस्टर फॉर्म लिखना है, जैसा कि क्वेश्चन में आप पढ़ पा रहे होंगे। चलिए काम शुरू करते हैं जरा, यहाँ साइड में आपको मैं समझाता हूँ। देखो मैंने यहाँ पर ए लिखा और यहाँ पर बी लिखा। अब मैं बी की वैल्यू अगर 1 पुट करूँ तो ए की वैल्यू क्या पुट करूँ ताकि बी ए से पूरा डिवाइड हो जाए। तो ऑफ कोर्स यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ए की वैल्यू को 1 ही पुट कर सकते हैं, क्योंकि इसी केस में बी ए से पूरा डिवाइड होगा। बाई चांस अगर ए की वैल्यू मैंने 2 या 3 या 4 ऐसा कुछ पुट कर दिया है ना, तो इस केस में अगर 1 को मैं 1 से डिवाइड करूंगा तो ओके पूरा डिवाइड होगा, लेकिन 1 को अगर मैं 2 से या 3 से या 4 से डिवाइड करने लगूं तो ये पूरा डिवाइड नहीं होगा, समझे। सो इन दैट केस 1,1 वाला जो पेयर होगा वो आपके रिलेशन के रोस्टर फॉर्म में होगा, समझे बच्चों, क्लियर है सबको। अब इसके बाद अगर मैंने b की अगली वैल्यू सोची यहाँ पर जो कि एलिमेंट 2 हो सकता है, तो फिर a की वैल्यू क्या होगी। अगर a की वैल्यू 1 लूंगा तो क्या 2 1 से पूरा डिवाइड होगा, तो बिल्कुल सही बात है, 2 तो 1 से पूरा डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर अगला पेयर देखो ऐसा आ सकता है। अब जरा मैं सोचूं कि a की अगली वैल्यू क्या मैं 2 ले सकता हूँ, तो ये तभी पॉसिबल है जब 2 को 2 से डिवाइड करके देखा जाए और पूरा डिवाइड हो जाए, तो ये भी पॉसिबल है। दैट मीन्स यहाँ पर 2,2 भी लिखा जा सकता है। लेकिन अगर मैंने a की वैल्यू 3 ले ली, सो दैट मीन्स 2 को डिवाइड करूंगा 3 से तो पूरा डिवाइड होना चाहिए, लेकिन ये तो नहीं होगा।
समझे बच्चों, क्योंकि b को मुझे a से डिवाइड करना है तो ये पूरा डिवाइड नहीं होगा। इसका मतलब 2,3 वाला पेयर या 2,4 वाला पेयर या 2,6 वाला पेयर हमारे रिलेशन में प्रेजेंट नहीं होगा। बात समझ आई सभी को? तो इसका मतलब b की वैल्यू अगर मैं 2 लूंगा तो यहाँ पर कौन कौन से पेयर आ सकते हैं मैंने आपको बता दिया है, 1,2 एंड 2,2, ठीक है, रिलेशन के अंदर। अब अगर b की अगली वैल्यू मैं पुट करूं, यानी b की जगह मैं 3 पुट कर लूं, तो फिर a की जगह 1 ले सकते हैं, क्योंकि 3 1 से पूरा डिवाइड हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर अगर मैं a की जगह 2 ले लूं तो 3 2 से पूरा डिवाइड नहीं होगा। सो दैट मीन्स अभी तो मैंने लिखा यहाँ पर कौन सा पेयर, 1,3, ये देखो a, b। अब इसके बाद अगर मैंने a की जगह 3 पुट किया तो 3 से भी पूरा डिवाइड होगा, मतलब यहाँ पर अगला पेयर मैं क्या लिख सकता हूँ, 3,3, ठीक है बच्चों। लेकिन अगर मैंने बाई चांस यहाँ पर 4 या 6 पुट किया तो 3 डिवाइड बाय 4 पूरा डिवाइड नहीं होगा, 3 डिवाइड बाय 6 पूरा डिवाइड नहीं होगा। समझे? b को a से डिवाइड करना है, ये b की वैल्यू है, और a की वैल्यू मैं अगर ऐसे पुट करूंगा तो ये पूरा डिवाइड नहीं होने वाला, तो ये वाले पेयर भी नहीं आएंगे यहाँ पर, ठीक है ना। अब चलते हैं जरा b की वैल्यू 4 पुट करने। तो जैसे ही b को 4 पुट करोगे तो a की जगह 1 ले सकते हो, क्योंकि 4 1 से पूरा डिवाइड होगा, मतलब 1,4 यहाँ पर लिख दो। फिर यहाँ पर आप a की जगह 2 भी ले सकते हो, क्योंकि 4 2 से भी पूरा डिवाइड होगा, दैट मीन्स यहाँ पर आप लिख दो 2,4, समझे। लेकिन इसके बाद अगर तुमने 3 पुट किया ना तो 4 3 से पूरा डिवाइड नहीं होता है बच्चों। लेकिन अगर आपने 4 पुट किया तो फिर से कोई समस्या नहीं है, मतलब 4,4 यहाँ पर ले सकते हैं, बट 4,6 नहीं ले सकते, यानी a की वैल्यू 6 पुट नहीं कर सकते अगर b 4 हुआ तो, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद अब मुझे b की वैल्यू क्या पुट करनी है, तो b की वैल्यू 6 पुट करनी है, तो फिर यहाँ 1 पुट कर दो या 2 पुट कर दो या फिर 3 पुट करो या फिर 6 पुट करो, सभी में कोई समस्या नहीं होगी। बस a की जगह अगर आपने 4 पुट किया ना तो 6 डिवाइडेड बाय 4 यहाँ प्रॉब्लम हो जाएगी। इसका मतलब पेयर क्या बनेगा आपका बच्चों, तो पेयर बनेगा यहाँ पर 1,6, फिर बनेगा आपका 2,6, फिर बनेगा 3,6, फिर बनेगा 6,6। तो अब यहाँ पर जितने भी ऑडेड पेयर्स मैंने लिखे हैं ना, हर ऑडेड पेयर में आप ध्यान से देखो, दूसरे वाला एलिमेंट पहले एलिमेंट से पूरा डिवाइड होना चाहिए। चेक करके देख लो, कहीं पर भी यह समस्या नहीं होगी कि दूसरा एलिमेंट पहले एलिमेंट से पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है ना, ये समस्या कहीं नहीं होगी। हर जगह दूसरा एलिमेंट पहले एलिमेंट से पूरा डिवाइड हो रहा होगा। तो बस ये आपका फाइनल आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन कंप्लीट हो चुका है बच्चों, ठीक है। आगे चलते हैं, जरा क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं, जो कि इसी पेज पे आपको दिख रहा होगा बच्चों। तो क्वेश्चन 4 में क्या बोला हुआ है, इन द ऑर्डर्ड पेयर, ये आपका एक ऑर्डर्ड पेयर दे रखा है इन्होंने। यहाँ पर आपको सम फाइंड करना है फर्स्ट एंड सेकेंड कंपोनेंट्स का। तो किसी भी ऑर्डर्ड पेयर में फर्स्ट एंड सेकेंड कंपोनेंट कैसे निकालते हो, जो पहले पोजीशन पे है उसको बोलते हैं फर्स्ट कंपोनेंट। तो यहाँ पर फर्स्ट कंपोनेंट की वैल्यू क्या है बच्चों, फर्स्ट कंपोनेंट है 2 और सेकंड कंपोनेंट का मतलब आपके पेयर में सेकंड पोजीशन पे क्या लिखा हुआ है उसको देखो। तो सेकंड कंपोनेंट आपको दिखेगा -5। तो यहाँ पर जो आपको फाइंड करना है वो क्या फाइंड करना है, इन दोनों कंपोनेंट्स का सम फाइंड करना है। तो मैंने लिखा रिक्वायर्ड सम, यानी फर्स्ट कंपोनेंट ये रहा और सेकंड कंपोनेंट ये रहा, इन दोनों को ऐड करना है। मेरा आंसर -3 आ रहा है। एक बार चेक करो आपका आंसर क्या आ रहा है, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन 5 को देखते हैं, क्या पूछा हुआ है। यहाँ पर आपको एक सेट A दिया हुआ है और एक सेट B दे रखा है, आपको A क्रॉस B निकालना है। ध्यान से सुनना, अगर आप नोटिस करो तो यहाँ पर सेट B देखो ऐसा है, इसका मतलब ये हुआ कि सेट B तो एम्प्टी है, यानी 5 है। तो यहाँ पर जैसे ही मैं A क्रॉस B निकालूंगा तो सेट A के अगर मैं एलिमेंट्स लिख भी दूंगा ना तो भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। क्यों नहीं पड़ने वाला, ध्यान से सुनना। ये लो, मैंने सेट A के सारे एलिमेंट लिखे हैं, इन सभी एलिमेंट्स का 1 बाय 1 आपको पेयरिंग करना होगा सेट B के एलिमेंट्स के साथ, लेकिन सेट B में तो कुछ है ही नहीं। देखो, जब भी आप A क्रॉस B निकालो और दोनों में से कोई सा भी एक सेट अगर एम्प्टी सेट हुआ तो आपका आंसर भी एम्प्टी सेट आएगा, क्योंकि पेयरिंग किसके साथ करोगे बेटा,
है ना, किसी के साथ भी पेयरिंग करना पॉसिबल नहीं है क्योंकि एक सेट में एलिमेंट है ही नहीं, तो आपका आंसर आ जाएगा 5। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन 5 का भी सॉल्यूशन कंप्लीट हो चुका है। आगे चलते हैं जरा क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं बच्चों, आपको 2 मार्कर क्वेश्चंस दिख रहे होंगे। चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन 6 में क्या बोला हुआ है, लेट ए एंड बी बी द 2 सेट्स सच दैट सेट ए में 3 एलिमेंट्स हैं, सेट बी में 2 एलिमेंट्स हैं। इफ p, 1 q, 2 एंड r, 1 आर इन ए क्रॉस बी, यानी ये जो पेयर्स दे रखे हैं ना, ये ए क्रॉस बी के ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, यानी ए क्रॉस बी के एलिमेंट्स हैं। तो इसका मतलब हर पेयर का जो पहला एलिमेंट है, हर पेयर का जो पहला एलिमेंट है वो पहले सेट में से होगा, और हर पेयर का जो दूसरा एलिमेंट यहाँ पर आपको दिख रहा है वो दूसरे सेट में से होगा। समझे? आगे क्या बोला हुआ है, आपको सेट्स ए और बी को फाइंड करना है। कंडीशन है कि पी, क्यू एंड आर आर डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स। फिर इसने आपसे रिमेनिंग एलिमेंट्स भी पूछे हैं ए क्रॉस बी के। चलिए सबसे पहले यहाँ पर मैं सेट ए और सेट बी लिख लेता हूँ। जैसा कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि जो भी ऑर्डर्ड पेयर्स आपको गिवन है, हर पेयर का पहला एलिमेंट ए क्रॉस बी में जो पहला सेट है उसमें से आएगा। सो दैट मीन्स यहाँ पर हर पेयर में पहले पोजीशन पे देखो ये एलिमेंट्स हैं, इनको हम पहले सेट में रख देंगे, और फिर हर पेयर में सेकंड पोजीशन पे क्या है 1, 2, 1, ये आपके दूसरे सेट में से आएगा। 1, 2, 1 को मैंने 1, 2 क्यों लिखा, मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है ना। 1, 2, 1 मैंने 2 बार 1 क्यों नहीं लिखा, ये कमेंट करके बताना मुझे। फिलहाल सेट ए ये रहा, सेट बी ये रहा, आपसे यही पूछा हुआ था। फिर पूछा हुआ है ऑल्सो राइट द रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस बी। चलिए ए क्रॉस बी के रिमेनिंग एलिमेंट्स लिखने हैं, यानी यहाँ पर ये जो 3 एलिमेंट्स आपको दिख रहे हैं, तीनों पेयर ए क्रॉस बी के हैं, इनके अलावा और कौन से पेयर आएंगे आपको वो लिखने हैं। तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली आपका आंसर लिखूंगा रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस बी। चलिए यहाँ पर आंसर में मैं क्या करूंगा, जैसे ही पेयरिंग स्टार्ट करूंगा तो सबसे पहला पेयर बनेगा p, 1, वो तो क्वेश्चन में गिवन है, मतलब रिमेनिंग एलिमेंट्स में उसको नहीं लिखना। फिर आपका आएगा p, 2, तो लिखो इसे p, 2, ठीक है। फिर इसके बाद सेट ए का अगला एलिमेंट q है, उसका पेयरिंग स्टार्ट करो, q, 1, वो आपके क्वेश्चन में गिवन पेयर में नहीं है तो इसको लिखना पड़ेगा। लेकिन आगे लिखोगे q, 2, आपके क्वेश्चन में गिवन पेयर देखो ये रहा q, 2, इसको नहीं लिख सकते रिमेनिंग एलिमेंट्स में, ठीक है। फिर ऐसे ही आपका r, 1, इसको भी नहीं लिखोगे क्योंकि ये भी क्वेश्चन में गिवन है। फिर आपका आ जाएगा r, 2। तो बस आपका आंसर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन हमने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है बच्चों। आगे चलें, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन 7 में आपके पास एक रिलेशन है जिसका ऑर्डर्ड पेयर x, y इस तरीके से है कि इसका पहला और दूसरा दोनों कंपोनेंट यानी x और y होल नंबर होना चाहिए, सच दैट x² + y² 25 हो। यहाँ पर आपको रिलेशन R का डोमेन और रेंज फाइंड करना है, मतलब सबसे पहले आपको इस रिलेशन का रोस्टर फॉर्म तो लिखना ही पड़ेगा। चलिए काम शुरू करते हैं। देखो होल नंबर का मतलब ये हुआ कि x और y दोनों की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे चल सकती है, ठीक है बच्चों। तो अगर मैंने x की जगह 0 लिया तो y मुझे 5 लेना पड़ेगा, क्योंकि इसी कंडीशन में x² + y² 25 बन पाएगा। चेक करके देख लो, ठीक है। अब अगर x की जगह मैंने 1 लिया जो कि होल नंबर ही है, तो y की जगह मुझे लेना पड़ेगा √24, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर दोनों का स्क्वायर करके ऐड करोगे तो 25 तो मिलेगा, लेकिन √24 ये होल नंबर तो नहीं है ना, मतलब ये वाला पेयर लेना पॉसिबल नहीं होगा, समझे। x और y की जगह ये वैल्यू नहीं ली जा सकती। ऐसे ही अगर x की जगह 2 लोगे तो यहाँ पर y की जगह आपको क्या लेना पड़ेगा बच्चों, देखो इसका स्क्वायर करोगे यानी 2 का स्क्वायर तो 4 आ जाएगा, लेकिन फिर y आपको लेना पड़ेगा √21 का होल स्क्वायर। अब √21 ये भी होल नंबर नहीं है, मतलब x की जगह 2 लेना भी पॉसिबल नहीं है। अच्छा, अगर आपने x की जगह 3 लिया तो 3 का स्क्वायर यानी ये तो 9 हो जाएगा। फिर y आपको लेना पड़ेगा 4, है ना, 4 का स्क्वायर। चेक करके देखो यहाँ पर आपका काम हो जाएगा, ठीक है बच्चों। फिर आपने अगर x की जगह 4 लिया तो यहाँ पर आप 3 पुट करके देख सकते हो, क्योंकि इस केस में भी x² + y² आपका 25 बन रहा है, कैलकुलेशन कर लो, ठीक है बच्चों।
फिर आपने अगर x की जगह 5 लिया तो y आप 0 ले सकते हो, यहाँ पर दोनों होल नंबर ही तो हैं। अगेन आप x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करके देख सकते हो, ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। अगर आपने अब x की जगह 6 लिया तो 6 स्क्वायर प्लस अब y की वैल्यू क्या लोगे ताकि आंसर 25 रहे। यहाँ पर y कुछ भी नहीं ले सकते अब, समझे, क्योंकि y का स्क्वायर भी तो होना है। तो दैट मीन्स यहाँ पर बस यही पॉसिबल पेयर बन सकते हैं जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ ऊपर साइड वर्क में। ठीक है, चलिए इनको फटाफट यहाँ पर मैं लिख लूँगा अपना रोस्टर फॉर्म कंप्लीट करने के लिए, ताकि मैं डोमेन और रेंज लिख पाऊँ। तो यहाँ पर आपका रिलेशन क्या बनेगा बच्चों, 0,5, ठीक है, एक पेयर ये, फिर 3,4, फिर 4,3 और फिर 5,0। ये आपका रिलेशन आ चुका है। इसका आपको डोमेन लिखना है। सो डोमेन ऑफ द रिलेशन ये कैसे लिखेंगे, हर ऑर्डर्ड पेयर का जो पहला एलिमेंट है उसको यहाँ पर लिख दो। तो यहाँ पर हर पेयर में पहला एलिमेंट आपको दिख रहा होगा, देखो ये हैं, ठीक है बच्चों, 0, 3, 4, 5। अब इसके बाद मुझे रेंज भी फाइंड करना है, जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे होंगे डोमेन एंड रेंज दोनों पूछा हुआ है। सो रेंज कैसे लिखते हैं, हर ऑर्डर्ड पेयर का दूसरा एलिमेंट चेक करो। तो यहाँ पर 5, यहाँ 4 है ना, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 0। वैसे तो इंटरेस्टिंगली यहाँ पर जो भी एलिमेंट्स हैं वही एलिमेंट यहाँ पर हैं, है ना, दोनों इक्वल हो गए हैं। लेकिन ऐसा हर बार होता है क्या, मुझे कमेंट करके बताना आप लोग कि कभी भी किसी रिलेशन का डोमेन और रेंज हम लिखते हैं तो क्या वो हर बार इक्वल होते हैं। इस क्वेश्चन में तो है, मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है ना। क्वेश्चन 7 में जो मैंने पूछा है आपसे कि डोमेन और रेंज किसी भी रिलेशन के क्या हमेशा इक्वल होते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन 8 में क्या है बच्चों, क्वेश्चन 8 में हमसे यहाँ पर एक सेट ए दे रखा है जो कि इस तरीके से है, x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 4। इसका मतलब सेट ए क्या आ जाएगा, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होगा, लेस देन 4 यानी 3 पे बंद हो जाएगा। फिर आपके पास एक सेट बी भी है, इसमें लिखा हुआ है x इज एन इवन प्राइम नंबर। इवन प्राइम नंबर का मतलब ये हुआ कि बस यहाँ पर 2 लिखकर छुट्टी करो, ठीक है ना, इकलौता इवन प्राइम नंबर यही है बच्चों। अब इसके बाद क्या बोला गया है हमसे क्वेश्चन में, आपको ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट आएंगे ये बताना है। ध्यान से देखना, यहाँ पर सेट ए में 3 एलिमेंट हैं और सेट बी में सिर्फ एक एलिमेंट है, इसलिए नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी कैसे निकलेगा, 3 × 1 यानी 3, ठीक है। आपका मन करे तो यहाँ पर ए क्रॉस बी पहले निकालो और सभी ऑर्डर्ड पेयर्स को काउंट कर लो, 3 पेयर ही बनेंगे जो कि मैं ऑलरेडी यहाँ पर लिख चुका हूँ, ठीक है बच्चों। फिर आपसे पूछा हुआ है हाउ मैनी सबसेट्स ए क्रॉस बी विल हैव। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, नंबर ऑफ सबसेट का जो फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी, तो यहाँ पर मुझे पता होना चाहिए कि ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट हैं, वो तो मैंने अभी पता किया है ना। तो इसको मैं क्या करूँगा, 2 की पावर में नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस बी लगा देंगे, यानी आंसर 8 आ जाएगा। बस आपका क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन भी कंप्लीट हो गया, ठीक है जी। चलें आगे बढ़ते हैं 3 मार्कर क्वेश्चंस की तरफ, यानी क्वेश्चन 9 से स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने बच्चों। यहाँ पर क्या बोला हुआ है, एक सेट ए दे रखा है, x सच दैट x इज द नेम ऑफ मंथ इन अ लीप ईयर। तो इसका मतलब x की वैल्यू जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल से लेकर नवंबर, दिसंबर तक जा सकती है। सारे महीनों के नाम लिख दो यहाँ पर, है ना। तो सेट ए तो इस तरीके से दे रखा है। सेट बी में क्या है, 28, 29, 30 एंड 31। ये तो महीनों में कितने दिन होते हैं वो लिखे गए हैं, ठीक है, साल के महीनों में कितने दिन होते हैं वो लिखा गया है सेट बी में। अच्छा, फिर यहाँ पर रिलेशन डिफाइंड है, देखो इस तरीके से ए टू बी, ठीक है। और डेफिनेशन क्या है कि रिलेशन में जो भी आपका पेयर आएगा ना, उस पेयर में जो पहला एलिमेंट है वो मंथ को रिप्रेजेंट करेगा और दूसरा एलिमेंट यानी बी वो उस मंथ में कितने दिन हैं उसको रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ पर पढ़ के देखो क्या लिखा हुआ है, ए मंथ हैज़ बी नंबर ऑफ डेज, ठीक है। आपको इसका रोस्टर फॉर्म लिखना है और फिर इसका डोमेन भी पूछा गया है। देखिए अब यहाँ पर जैसे ही मैं रोस्टर फॉर्म लिखना स्टार्ट करूँगा तो यहाँ पर सबसे पहला महीना है जनवरी, ठीक है। अब जनवरी में कितने दिन होते हैं उसको मैं यहाँ पर सेट बी में देखूँगा, तो जनवरी में 31 डेज होते हैं बच्चों, ठीक है। फिर इसके बाद आपका आएगा फरवरी। अगर मान लो आपको फरवरी की स्पेलिंग नहीं आती हो तो फिर क्या करोगे,
एनीवे तो FEB लिख देना, शॉर्ट फॉर्म लिख लेना। तो फरवरी में कितने दिन होते हैं? इसमें 28 या 29 डेज होते हैं, लेकिन हमारे क्वेश्चन में लिखा हुआ था लीप ईयर, दिखा? तो यहाँ पर आपको 29 डेज लिखने होंगे, ठीक है बच्चों। फिर आप लिखोगे मार्च, और मार्च के बाद यहाँ पर नंबर ऑफ डेज 31 आएंगे। फिर इसके बाद आप लिखोगे अप्रैल, और अप्रैल में आपके होते हैं 30 डेज, ठीक है बच्चों। फिर इसके बाद आप लिखोगे मई, इसमें आपके 31 डेज होते हैं। फिर आप लिखोगे जून, यहाँ पर 30 डेज। फिर आप लिखोगे जुलाई, और यहाँ 31 डेज होते हैं। फिर आप लिखोगे अगस्त, ठीक है, इसमें भी 31 डेज होते हैं। फिर आप लिखोगे सितंबर, सितंबर की स्पेलिंग पूरी नहीं लिख रहा हूँ, मुझे आती है, EMBER लगा दो इसके आगे बस, लेकिन यहाँ जगह नहीं है। और सितंबर में 30 डेज होते हैं, ठीक है। फिर आप लिखो अक्टूबर, अक्टूबर में 31 डेज होते हैं। फिर आप लिखो नवंबर, नवंबर में कितने दिन होते हैं बच्चों? तो यहाँ पर भी 30 डेज होते हैं। फिर लास्ट में आपका आ जाएगा दिसंबर, और इसमें आपके 31 डेज होते हैं। एक बार चेक कर लो कोई महीना छूट तो नहीं गया, एक बार चेक तो करो। जनवरी फरवरी है ना, आपको आती है या नहीं ये भी पता चल जाएगा। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। इसमें 31 डेज, 29 डेज क्योंकि लीप ईयर है, 31 डेज, 30 डेज, 31, 30, 31, 31, 30, 31, 30 एंड 31। बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर रिलेशन का रोस्टर फॉर्म आ गया। अब मुझे इसका डोमेन भी लिखना है, यानी डोमेन लिखने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? हर पेयर में से जो पहला एलिमेंट है उसको लिखना पड़ेगा। चलो फिर से मेहनत शुरू करो। जनवरी मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ फ़िलहाल, फरवरी, फिर इसके बाद आपका है मार्च, फिर है आपका अप्रैल, फिर है आपका मई, फिर है आपका जून, फिर है आपका जुलाई, फिर है आपका अगस्त, फिर है आपका सितंबर, फिर है आपका अक्टूबर, फिर है आपका नवंबर, और फिर है आपका दिसंबर। ठीक है ना बच्चों, मैंने शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पर महीनों के नाम लिखे हैं, फिर से मैं मेहनत नहीं करना चाहता था। तो बस आपका आंसर कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 9 का फाइनल आंसर ये रहा आपके सामने। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन 10 में क्या बोला हुआ है बच्चों? यहाँ पर आपके पास जो रिलेशन डिफाइंड है वो फ्रॉम Q टू Q, यानी इस तरीके से डिफाइंड है। डेफिनेशन क्या है? A, B एक ऑर्डर्ड पेयर है जो कि रिलेशन में तभी होगा जब A और B सेट Q यानी रेशनल नंबर्स के सेट से बिलोंग करेंगे, लेकिन उनका डिफरेंस इंटीजर आना चाहिए, यानी A माइनस B इंटीजर होना चाहिए। फिर आपको शो करना है A, B, C जो भी यहाँ पर गिवन है इसको शो करना है। तो फर्स्ट पार्ट में है A, A बिलोंग्स टू R फॉर ऑल A बिलोंगिंग टू Q। चलते हैं जरा फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन करते हैं। ध्यान से सुनना बच्चों, अगर A कोई भी रेशनल नंबर है और उसको उसी में से सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो आंसर 0 आएगा जो कि एक इंटीजर है। और मैंने क्या बोला, यहाँ पर A कोई भी रेशनल नंबर हो सकता है। सो दैट मीन्स A माइनस A अगर 0 है तो यहाँ पर A, आपके रिलेशन में होगा फॉर ऑल A बिलोंगिंग टू Q। डेफिनेशन चेक करो, A माइनस B अगर इंटीजर है तो A, B आपके रिलेशन में होगा, है ना। तो A माइनस B में अगर B की जगह मैं A कर दूं और ये आपका इंटीजर आ जाए तो यहाँ पर भी B की जगह A हो जाएगा, मतलब A, A वाला पेयर आपके रिलेशन में हो जाएगा। समझे बच्चों? डेफिनेशन का एक्सप्लेनेशन समझ आया आपको? तो इसका मतलब फर्स्ट पार्ट को तो हमने प्रूव कर लिया। आगे देखते हैं जरा सेकेंड पार्ट में क्या कह रहा है। सेकेंड पार्ट में कह रहा है A, B belongs to R implies that B, A belongs to R। अब सुनना इसका मतलब क्या है। अगर मैं ये कहूँ कि A, B ये वाला जो पेयर है रिलेशन में है, इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि A माइनस B आपका इंटीजर है फॉर ऑल A एंड B बिलोंगिंग टू Q, यानी A और B अगर आपके रेशनल नंबर्स हैं तो उनका डिफरेंस इंटीजर होगा। अब ध्यान से सुनना, अगर मैं आपसे कहूँ कि 2 माइनस 5 क्या है, तो एक इंटीजर है, तो 5 माइनस 2 भी तो इंटीजर होगा, है ना। इसी तरीके से अगर आपने सोचा 1/3 माइनस 4/3, ये आंसर में क्या आएगा बच्चों? -3/3 यानी -1, ये तो इंटीजर है। लेकिन अगर मैंने 4/3 माइनस 1/3 किया, ये भी आंसर में एक इंटीजर ही तो देगा। समझे?
इसका मतलब a माइनस बी अगर इंटीजर होगा तो b माइनस ए भी तो इंटीजर होगा, समझे। और अगर b माइनस ए इंटीजर हुआ तो मैं b कोमा ए को रिलेशन में बिलोंग करा दूंगा। ध्यान से समझना, a कोमा बी वाला पेयर रिलेशन में है तो a माइनस बी इंटीजर से बिलोंग करेगा। और अगर मैं इसको उल्टा कहूँ कि a माइनस बी इंटीजर है तो a कोमा बी वाला पेयर रिलेशन में है। तो बस इसी फैक्ट की हेल्प से मैंने कहा कि अगर b माइनस ए इंटीजर है तो b कोमा ए वाला पेयर रिलेशन में होना चाहिए। और b माइनस ए इंटीजर क्यों होगा वो तो मैंने यहाँ साइड में आपको समझाया ही, क्योंकि a माइनस बी इंटीजर है। ठीक है बच्चों, तो बस यहाँ पर आपने सेकेंड पार्ट का प्रूफ भी कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, अब चलते हैं जरा थर्ड पार्ट में, देखते हैं उसमें क्या बोला हुआ है, यानी सी पार्ट में। तो सी पार्ट में कह रहा है, पढ़ो तो सही, यहाँ पर कह रहा है कि a कोमा बी रिलेशन में है एंड b कोमा सी भी रिलेशन में है, तो ये इम्प्लाई करेगा कि a कोमा सी भी रिलेशन में है। चलो इसको एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि a कोमा बी वाला पेयर रिलेशन में है, इसका मतलब ये हुआ कि a माइनस बी क्या होगा बच्चों, ये आपका पक्का एक इंटीजर होगा। अब इसके बाद क्वेश्चन में ये भी तो बोला है कि b कोमा सी बिलोंग्स टू r, इसका मतलब ये हुआ कि b माइनस सी ये भी इंटीजर होगा, समझे। तो आपको ये बताना है कि क्या ये इम्प्लाई करेगा कि a कोमा सी रिलेशन में है। चलिए देखते हैं, ध्यान से सुनना। अगर ये एक इंटीजर है और ये भी एक इंटीजर है, दो इंटीजर को ऐड करने पे हमेशा आंसर एक इंटीजर ही आता है ना। आर यू श्योर अबाउट दैट, है ना बच्चों। ठीक है, चलो तो यहाँ पर ये भी एक इंटीजर है और ये भी एक इंटीजर है, दोनों इंटीजर को मैं ऐड करूंगा तो मेरा आंसर पक्का एक इंटीजर मिलेगा। फिलहाल इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो ये a माइनस सी आएगा जो कि पक्का एक इंटीजर होगा। अब सुनना, डेफिनेशन क्या कहती है रिलेशन की, कि अगर a माइनस बी इंटीजर है तो a कोमा बी वाला पेयर रिलेशन में है। तो यहाँ पर b की जगह बस तुम c रख दो तो यहाँ पर भी तो b की जगह c आ जाएगा, समझे बच्चों। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा a कोमा सी बिलोंगिंग टू r। बस आपका काम हो चुका है, यानी क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन आपने कंप्लीट कर लिया है। तीनों पार्ट का यहाँ पर एक्सप्लेनेशन जो कि मैंने दिया, आई होप आपको समझ में आया होगा। एनसीईआरटी का वन ऑफ द गुड क्वेश्चन है ये। ठीक है, चलें आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। इसमें क्या बोला हुआ है बच्चों, यहाँ पर आपको एक सेट A दे रखा है, सेट B भी है, सेट C भी है, आपको ये वेरीफाई करना है। चलिए यहाँ पर सबसे पहले मैं आपके लिए फाइंड कर लेता हूँ B इंटरसेक्शन C। तो यहाँ पर B और C में क्या कॉमन है बच्चों, B और C में क्या कॉमन है, एलिमेंट 4 कॉमन है। अब यहाँ से जब मैं LHS में इन वैल्यूज़ को पुट करूँगा तो मुझे लिखना पड़ेगा A क्रॉस B इंटरसेक्शन C। यहाँ पर सेट A का मतलब है 1 2 3 और B इंटरसेक्शन C आपने अभी निकाला है, यानी ये रहा। अब चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं, मतलब अपना पेयर बना लेते हैं। 1,4 फिर ये बनेगा 2,4 फिर ये बनेगा 3,4। ठीक है बच्चों, इसे इक्वेशन फर्स्ट बोलो। अब यहाँ पर RHS को देखोगे तो पहले A क्रॉस B और फिर A क्रॉस C, ये दोनों निकालना पड़ेगा। तो चलो मैं यहाँ पर A क्रॉस B निकाल लेता हूँ। ये रहा A और ये रहा B, काम शुरू करो। तो यहाँ पर बनेगा आपका 1,2 फिर बनेगा 1,3 फिर बनेगा 1,4। एक बार चेक करो, 1 का पेयर सभी के साथ हो गया। फिर 2,2 फिर 2,3 और फिर इसके बाद आपका आएगा 2,4। 2 का पेयर भी सभी एलिमेंट्स ऑफ सेट बी के साथ हो चुका है। फिर यहाँ पर 3,1 फिर आपका आएगा 3, 3,1 क्यों आएगा भाई, 3,2 आएगा, चेक करो। ठीक है, फिर उसके बाद 3,3 फिर आपका 3,4। ठीक है बच्चों, बात समझ आई। 1,2 मैं रीचेक कर रहा हूँ, 1,3 1,4 फिर 2,2 2,3 2,4 फिर 3,2 3,3 एंड 3,4, ये बिल्कुल ठीक है। फिर इसके बाद मुझे A क्रॉस C भी निकालना है, जैसा कि आप यहाँ RHS में देख रहे होगे। अब A क्रॉस C कैसे निकलेगा, यहाँ 1 2 3 और यहाँ 4 5, तो ये आपका आएगा 1,4 फिर आपका आएगा 1,5। ठीक है, फिर आपका आएगा 2,4 और फिर आपका आएगा 2,5 फिर आपका आएगा 3,4 और फिर आएगा 3,5। ठीक है बच्चों, बस बात ख़त्म हुई। अब यहाँ पर मैं RHS में इसको यूज़ करूँगा,
यानी ए क्रॉस बी का इंटरसेक्शन हमें लेना है ए क्रॉस सी के साथ। इंटरसेक्शन का मतलब याद तो है ना, इंटरसेक्शन यानी कॉमन। चलो ए क्रॉस बी ये रहा, ए क्रॉस सी ये रहा, दोनों में कॉमन ढूंढते हैं। 1,2 तो नहीं है, 1,3 भी कॉमन नहीं है, 1,4 कॉमन दिख रहा होगा, चेक करो। ठीक है, 2,2 कॉमन नहीं है, 2,3 भी कॉमन नहीं है, 2,4 कॉमन है, चेक करो। ठीक है बच्चों, फिर 3,2 कॉमन नहीं है, 3,3 भी कॉमन नहीं है, लेकिन 3,4 कॉमन है, एक बार चेक करो। ठीक है, इसके अलावा और कोई भी पेयर कॉमन नहीं है। ये आपका बस कंप्लीट हो चुका है, जिसे आप LHS के इक्वल लिख सकते हो। इक्वेशन फर्स्ट में ऊपर चेक कर लो, है ना, यही तो पेयर आपको दिख रहे होंगे इक्वेशन फर्स्ट में, देखिए। तो बस LHS इक्वल्स RHS आपका हो चुका है, यानी ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया है बच्चों। तो बस बच्चों, इसी के साथ हम लोगों ने टेस्ट नंबर 4 का सॉल्यूशन कंप्लीट कर लिया है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि टेस्ट 1, टेस्ट 2 और टेस्ट 3 ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने ये लेक्चर्स और इनके सॉल्यूशन अभी तक नहीं देखे हैं, देन डोंट वरी, इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना। ठीक है जी, आपको सभी लेक्चर्स के लिंक मिल जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर लेते हैं। ठीक है जी, चलिए फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इस वीडियो को लाइक करने के बाद अपने सभी क्लासमेट्स को शेयर भी कर लो, आप लोगों का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन, बी गुड, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।